हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड ऑल, तो स्वागत है आप लोगों का सभी का लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। काफ़ी सारी वीडियोस हम अब तक कवर कर चुके हैं। क्लास 6 के एनसीईआरटी, क्लास 7 के एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर हो चुकी है। क्लास 8 के एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं और ये क्लास 8 के एनसीईआरटी की नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले क्लास 8 के एनसीईआरटी कुछ वीडियोस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट इसमें पिन कर दी जाएगी, तो पूरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, जिसमें क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के एनसीईआरटीज कवर की जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर कवर कीजिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए उत्तराखंड में जो ग्रुप सी के एग्जाम है, और जो ग्रुप सी का पैटर्न चेंज करके जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी निकली है, उसके लिए फुल प्रिपरेशन बैच लॉन्च किया गया है। तो उसकी पूरी तैयारी करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आर ओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स आप ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी आगे आ गए हैं इसमें अब हम। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि सब की सब चीज़ें आपको कवर हो जाएँ, सब की सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको लाइन से क्लास 6 के एनसीईआरटी से क्लास 12 तक के एनसीईआरटी तक जाएंगे, लगभग 70 से 80% आपकी जो ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको यहाँ से ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद कुछ और किताबें हमें पढ़नी होंगी, जैसे कि हम जीसी लियोंग सर की किताब पढ़ सकते हैं, माजिद हुसैन सर की किताब पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा और टॉपिंग करने के लिए। यानी कि जो आपके केक का जो फाउंडेशन है, वो यही एनसीईआरटी किताब बनाती है, खासकर ज्योग्राफी के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा से अगर हम पढ़े, तो विंड अपने आप में एक इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक ऐसी एनर्जी है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हवा तो निरंतर चलती रहेगी। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। तो विंड मिल्स का यानी कि पवन चक्कियों का इस्तेमाल हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। बहुत प्राचीन समय से हम विंड मिल्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चाहे पहले हम अनाज को पीसने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, या पानी को खींचने का इस्तेमाल इसके द्वारा किया जाता था, कि ये घूमती रहेगी पवन चक्की, और पानी जो है नीचे गहरा जो कुआं होता था, उसके अंदर से हम पानी ऊपर निकाला करते थे। मॉडर्न टाइम्स में अगर हम देखें, तो जो विंड मिल्स हैं, ये जब एक अच्छी हवा चलती है, तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि 15 से, अगर हम ऊपर माने कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर जब हवा चलती है, तो वहाँ पे विंड मिल्स लगा दी जाती हैं, जो क्या करेंगी, जब हवा चलती है तो वो रोटेट करती है, और रोटेट करने की वजह से उसके पीछे जनरेटर लगा होता है, जहाँ से बिजली पैदा होती है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स। तो जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चलती है, तो तटीय क्षेत्रों पे ये विंड मिल्स लगाई जाती हैं। एंड इन माउंटेन पासेस, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग और स्टेडी विंड ब्लो करती है यानी कि जो माउंटेन पासेस हैं, तो वहाँ पे भी इसको लगाया जाता है, जहाँ पर हवा निरंतर बहती रहती है और काफ़ी अच्छे वेग से बहती है। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड्स। अब देखिए, विंड फार्म्स कहाँ मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल की है विंड फार्म्स में। तो जैसे कि नीदरलैंड्स में मिलेंगे आपको, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके, यूएसए, स्पेन, यानी कि ये कई सारे कंट्रीज़ हैं जो कि अपने आप में एक सिग्निफिकेंस रखते हैं विंड एनर्जी की प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट आता है परमाणु शक्ति की। अगर हम बात करें, तो न्यूक्लियर पावर जो है, ये हमें न्यूक्लियस, जो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है, जब वो टूटता है, तो उसके वजह से, उसके टूटने की वजह से जो एनर्जी निकलती है, वो हमें न्यूक्लियर पावर मिलती है। तो ये कहाँ से मिलती है?
जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, इसको एनरिच करके मिलता है हमको, तो वहाँ से ही हमको एनर्जी मिलती है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन। अब देखिए न्यूक्लियर फिजन जब यहाँ पे आया है, परमाणु विखंडन यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है वो दो तरीके से मिलती है। एक तो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिशन, FISSION। अब देखिए सूरज पर भी जो रोशनी मिल रही है, सूरज से भी जो हमें गर्मी मिलती है, सूरज में भी जो ऊर्जा है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से ही है। वहाँ पे भी हाइड्रोजन हीलियम का रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे भी न्यूक्लियर एनर्जी है। लेकिन सन में और अर्थ पे क्या डिफरेंस है कि सन पे जो एनर्जी हो रही है वो फ्यूजन की वजह से हो रही है। फ्यूजन के अंदर जो एनर्जी होती है वो फिजन के मामले में कई अधिक गुना ज़्यादा होती है। तो जब फ्यूजन में एनर्जी ज़्यादा है तो आप कुछ इसको इस तरह से समझिए कि जब फ्यूजन में एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो फ्यूजन को कंट्रोल कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। न्यूक्लियर पावर एक ऐसी पावर है जिसको आप बनाना, तो आप सोचें तो आप बना सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल्ड वे में बनाना अपने आप में एक कला है, अपने आप में साइंस है, और बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर। तो इसी वजह से इंसानों ने जो न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करनी चाहिए वो न्यूक्लियर फ्यूजन से ना करके न्यूक्लियर फिजन से करने लगे। फ्यूजन के अंदर दो एटम आपस में जुड़ते हैं तब एनर्जी बनती है। न्यूक्लियर फिजन के अंदर एक एटम आपस में टूटता है, जब एक एटम टूटेगा तब एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर कंट्रोल कर पाना थोड़ा आसान है फिजन में, और फ्यूजन के अंदर वही कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए धरती पे अगर हमने फ्यूजन रिएक्टर स्टार्ट कर दिया तो मान के चलिए कि हम धरती पर सूरज को लेके आ गए हैं। तो अभी तक इंसानों ने जो इसमें हम कह सकते हैं जो काबिलियत हासिल की है, जो सक्सेसफुलनेस उनको मिली है, वो न्यूक्लियर फिजन में मिली है, न्यूक्लियर फ्यूजन में अभी तक नहीं मिली है। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जिसकी वजह से पावर निकलती है। तो जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं न्यूक्लियर पावर के वो कौन कौन है, वो अमेरिका है और यूरोप है। भारत में अगर हम देखें तो राजस्थान, झारखंड में यूरेनियम के बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं। थोरियम बहुत ज़्यादा मिलता है, मोनाजाइट सैंड्स जो हैं केरला की, वहाँ पे थोरियम भी मिलता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस जो हैं भारत में वो कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे कि कलपक्कम में है तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर कोटा में है राजस्थान में, नरोड़ा यूपी में है, और कैगा कर्नाटका में है। नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो भूतापीय योजना। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है जियोथर्मल, यानी कि जो ज़मीन के अंदर की जो गर्मी है वहाँ से जो पानी गर्म हो रहा है या वहाँ से जो हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी प्राप्त हो रही है, उसको हम जियोथर्मल कहते हैं। तो हीट एनर्जी जो हमें धरती से मिलती है उसको हम जियोथर्मल कहते हैं, यानी कि ज़मीन से मिलती हुई ऊर्जा। जो टेम्परेचर होता है धरती के नीचे, वो जैसे जैसे हम धरती में नीचे जाएंगे, डीपर जाएंगे, वहाँ पे वो गर्म होता चला जाता है। समटाइम्स ये हीट एनर्जी जो है, जो सरफेस होता है वहाँ पर भी हमें दिखती है हॉट स्प्रिंग्स के रूप में। हॉट स्प्रिंग्स हैं यानी कि जहाँ पर गर्म पानी आता रहता है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। यही जो हीट एनर्जी है इसको हम पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल हम नहाने के लिए भी कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को हीट करने के लिए भी कर सकते हैं। यूएसए के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर हैं, फिर आइसलैंड में हैं, फिलीपींस में हैं, और सेंट्रल अमेरिका में हैं। भारत की भी अगर बात करूं तो भारत में भी जियोथर्मल प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो मणिकरण में मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, और पूगा वैली में मिलेगा लद्दाख में। तो इन सब जगहों पे हमको जियोथर्मल प्लांट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। भारत में भी हैं जियोथर्मल प्लांट्स, और यूएसए और जो दूसरे जो विकसित देश हैं यूरोप के और अमेरिकाज के, वहाँ पर भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आता है ज्वारीय ऊर्जा की। अगर हम बात करें टाइडल एनर्जी की, तो जहाँ जहाँ पर समुद्र है, जहाँ जो जो उनसे देश समुद्र के किनारे हैं, वो देश इस टाइडल एनर्जी का फ़ायदा ले सकते हैं। या जिनके यहाँ पे बहुत बड़ी झील है, अगर हम देखें जैसे कि अरल सी की भी अगर हम बात करें, हालांकि वो अब सूखता जा रहा है, या फिर हम पैंगोंग सो लेक की बात करें लद्दाख में, कि जहाँ पर झील इतनी बड़ी है कि वहाँ पर मून का, सन का जो पुल है उसका फ़र्क पड़ता है। यानी कि उस लेक के अंदर भी, उस झील के अंदर भी अगर हम देखें कि अगर ज्वार उठते हैं, टाइड्स उठती हैं, तो वहाँ पर भी इसका फ़ायदा लिया जा सकता है। तो एनर्जी जो जनरेट होती है टाइड्स से, उसको टाइडल एनर्जी कहा जाता है, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा उसको कहा जाएगा। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। तो जहाँ पे सी की नैरो ओपनिंग होती है वहाँ पर इसको बनाकर, वहाँ पे छोटे छोटे डैम्स बनाकर इसको यूज़ किया जा सकता है।
हाई टाइड के समय पे जो एनर्जी है इन टाइड्स की इज़ यूज्ड टू टर्न द टरबाइन। तो जब हाई टाइड आती है तो एनर्जी इस्तेमाल की जा सकती है इन टाइड्स की टरबाइन को घुमाने के लिए, जो वहाँ पे इंस्टॉल की जाती है डैम में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। रशिया है, फ्रांस है, भारत में गल्फ़ ऑफ कच्छ है, गल्फ़ ऑफ खंबात है, वहाँ पे हमारे यहाँ टाइडल जो मिल फार्म्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी हमने मिल फार्म्स लगा रखी हैं टाइड्स की, जिससे कि बिजली का उत्पादन वहाँ से हम कर सकें। पहला जो टाइडल एनर्जी स्टेशन बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में। देखिए ये एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे सवाल आपसे एक स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन है वो रशिया में बनाया गया था। मान लेते हैं ऐसे पूछ लिया आपसे, ऐसे कह दिया गया स्टेटमेंट के द्वारा, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि वो फ्रांस के अंदर है, ना कि रशिया में है। नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस अगर हम देखें तो अभी बहुत ज़्यादा हम नई एक एनर्जी का सोर्स है, हालांकि इसको इस्तेमाल हम बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं। यह बहुत ही नेचुरल तरीका है कि जो वेस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज होगा, और जब डिकम्पोज होगा तो बायोगैस उसमें से निकलेगी। तो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि डेड प्लांट होते हैं, एनिमल का मटेरियल है, एनिमल डंग है, किचन में से जो वेस्ट निकलता है वो सब का सब गैस में कन्वर्ट हो सकता है, बायोगैस में कन्वर्ट हो सकता है। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होगा? वो डिकम्पोज होगा बैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस डिजेस्टर प्लांट्स में, जिससे कि बायोगैस निकलेगी, और उसको हम, बायोगैस के अंदर क्या होता है? बायोगैस के अंदर बेसिकली मीथेन होता है, यानी कि CH4 होता है, और CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो CH4 प्लस CO2 करके एक गैस बनती है, इसको हम बायोगैस कहते हैं। उसके अंदर मुख्यतः अगर आपसे कोई पूछे कि बायोगैस के अंदर कौन सी गैस होती है, तो बायोगैस के अंदर मीथेन होती है। तो वही मीथेन जब जलती है, CH4 जब जलती है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। बायोगैस अपने आप में एक एक्सीलेंट फ्यूल है, कुकिंग करने के लिए, लाइटिंग के लिए, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर भी बनता है इससे। जो ऑर्गेनिक वेस्ट था उससे एक तो मैन्योर बन गया, यानी खाद बन गई, साथ साथ गैस निकल गई। तो गैस का इस्तेमाल हम करेंगे चीज़ों को पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए, और मैन्योर का इस्तेमाल करेंगे खेती करने के लिए। तो इससे देखिए 2 या 3 फ़ायदे आप मान सकते हैं इसमें, कि आपका जो जो आपके लिए वेस्ट था, कूड़ा था, वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरा आपको गैस मिल गई, तीसरा आपको खाद मिल गई। तो यानी कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जो वेस्ट था उसका बहुत ही सदुपयोग किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी तरीका है, अच्छा तरीका है एनर्जी को प्रोवाइड करने का, एनर्जी को प्राप्त भी करने का। नेक्स्ट आता है चैप्टर 4, स्टार्ट करते हैं कृषि का। नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर क्या है? खेती। अगर हम देखें तो जो मानव सभ्यता है वो जो स्टेबलाइज होनी शुरू हुई, वो खेती की वजह से ही स्टेबलाइज होनी शुरू हुई। पहले इंसान घुमंतू प्राणी हुआ करता था, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता था। धीरे धीरे इंसानों ने ज़मीन की महत्वता समझनी स्टार्ट की, एग्रीकल्चर खेती करनी स्टार्ट की, और हमने बसना शुरू कर दिया। चाहे हम हड़प्पन के टाइम से देखें या उससे पहले उससे पहले का भी जो समय था वहाँ से देखें। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, कोई पदार्थ है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, एक पौधे से अगर वो ली जाती है और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। मान लेते हैं कि आपने एक पौधा है जिसमें लकड़ी होगी, और वहाँ से अगर आप मान के चलते हैं कि वहाँ से उससे हम सोफ़ा बना हुआ ले रहे हैं, तो यानी कि जब तक वो चीज़ लकड़ी थी और बाद में वो सोफ़ा बन गई, तो आप मान सकते हैं कि इसमें 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। एक तो प्राइमरी एक्टिविटी हुई, एक सेकेंडरी एक्टिविटी हुई, और एक टर्शरी एक्टिविटी हुई, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। तो प्राइमरी एक्टिविटी है कि वो खेती करना, यानी कि वो लकड़ी पैदा करना। तो आपने ऐसे कुछ पेड़ उगाए होंगे जहाँ से वो लकड़ी पैदा होगी। फिर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा कि वो कंपनीज़ जहाँ पर वो सोफ़े बनने स्टार्ट होंगे। और टर्शरी सेक्टर में आएगा, यानी कि वो सर्विस सेक्टर होता है, जहाँ पर एक तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होगी, कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ पे सोफ़े बन रहे होंगे, वहाँ से वो सोफ़े ट्रांसपोर्ट होकर छोटी छोटी जो फर्नीचर्स की दुकान होती है वहाँ तक पहुँचेगा। फिर फर्नीचर वाले उसको सेल करेंगे, यानी कि बिज़नेस चलेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये क्या है? ये पूरा एक सिस्टम है जो कि किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पे काम आता है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग, अगर प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग वर्ड में अगर शब्द आपके सामने कहूँ, विनिर्माण शब्द में आपके सामने कहूँ, तो वो किसके अंदर होगा? वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। लेकिन किसी भी चीज़ को करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? प्राइमरी से मिलेगा। और बनने के बाद, फैक्ट्री में बनने के बाद, वो सामान बिकने के लिए डायरेक्ट फैक्ट्री से तो बिकेगा नहीं। वो कहाँ पे आएगा? वो दुकानों पे आएगा। दुकानें आएंगी टर्शरी एक्टिविटी के अंदर। तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज से, प्राकृतिक संसाधनों से चीज़ें हमें जो निकालनी होती हैं, एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं, या बनानी होती हैं, प्रोड्यूस करनी होती है, वो इसके अंदर से आती हैं। चाहे एग्रीकल्चर हो, खेती हो, फिशिंग हो, या चीज़ों को इकट्ठा करना हो, वो सब इसके एग्जांपल्स हैं।
सेकेंडरी एक्टिविटी कंसर्न होती है इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं संसाधनों का अगर हम प्रोसेस करना स्टार्ट कर दें, प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दें, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। जैसे कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है, हमें स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है, ब्रेड बनाना है, कपड़े सिलना है, ये सभी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। फिर टर्जरी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आएगा कि जो टर्जरी एक्टिविटी वो सेक्टर है जो प्राइमरी एक्टिविटी को और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है सर्विसेज प्रोवाइड करके। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, व्यापार करना है, बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, खेती करने के लिए लोन चाहिए, फैक्ट्री लगाने के लिए लोन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा? बैंकिंग सेक्टर से मिलेगा, यानी कि टर्जरी सेक्टर से मिलेगा। इंश्योरेंस चाहिए, एडवर्टाइजिंग करनी है, ये सब कहाँ की एक्टिविटीज़ हैं? टर्जरी एक्टिविटीज़ हैं। तो एग्रीकल्चर अपने आप में, खेती करना अपने आप में एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक गतिविधि है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? फसलें उगाते हैं, फल उगाते हैं, सब्जियां, फूल और जानवरों को, मवेशियों को चराते हैं। दुनिया की अगर मैं बात करें तो दुनिया की अगर हम बात करें तो 50% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, यानी कि 50% लोग जो हैं वो यही जो खेती करने का काम है वो करते हैं। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर से जुड़ी जो दूसरी चीज़ें होती हैं उसमें करीब करीब मिला के 50% लोग इन्वॉल्व हैं। 2/3 भारत की जनसंख्या अगर हम बात करें तो 2/3 भारत की जनसंख्या भी खेती पर सीधे यानी कि प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में डिपेंडेंट है। वो ज़मीन जिस पे क्रॉप्स उगती हैं, जिस पे खेती की जाती है, उस ज़मीन को एरेबल लैंड कहा जाता है, यानी कि कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। अगर हम दुनिया में देखें कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे खेती हो सकती है, तो अगर आप देखेंगे जो भी एरिया ग्रीन कलर में है वो खेती करने योग्य भूमि है। तो भारत में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, फिर चाइना में आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में बस छोटा सा कोना है इधर से, उसके बाद ये यूरोप में सारी ज़मीन लगभग लगभग खेती करने योग्य है। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वगैरह में भी बहुत ही कम है इधर यहाँ पे, और साउथ अमेरिका में तो आप मान सकते हैं कि बहुत कम ज़मीन है यहाँ पे जहाँ पे थोड़ी बहुत खेती हो सकती है, यानी कि एरेबल लैंड है। और थोड़ा बहुत अफ्रीका के अंदर आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, अब देखिए एक साइंस है, विज्ञान है इसके अंदर, और एक कला है जिसमें हमें कल्टीवेशन करना है मिट्टी का, उसमें फसलें उगानी है, जानवरों को पालना है। तो ये पूरे अपना आप में एक आर्ट है और साइंस है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, इसको फार्मिंग भी कहा जाता है, खेती करना भी कहा जाता है। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर होता है जहाँ पर हम सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि कमर्शियल रियरिंग करते हैं सिल्क वॉर्म्स की, यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? रेशम प्रोवाइड करता है, सिल्क प्रोवाइड करता है। पिसीकल्चर होता है जहाँ पे मछलियों का उत्पादन किया जाता है, मछलियों को बेचने के लिए उनका उत्पादन किया जाता है, तो उसको हम पिसीकल्चर कहते हैं। फिर आता है विटीकल्चर, जहाँ पे अंगूर की खेती होती है, उसको विटीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर सब्जियां उगाना है, फल उगाना है या फूल उगाना है, इन सब को काम करने के लिए हम हॉर्टिकल्चर उसको कहते हैं, बागवानी उसको कहा जाता है। कृषि प्रणाली की अगर हम बात करें, फार्म सिस्टम की अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। तो देखिए एग्रीकल्चर हो चाहे फार्मिंग हो, उसको हम कैसे देख सकते हैं? एज अ सिस्टम के रूप में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इनपुट्स, अब इंपॉर्टेंट इनपुट्स क्या हैं फार्म सिस्टम में? वो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मशीनरी है और लेबर हैं। अब देखिए फार्म सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें जो महत्वपूर्ण जो इनपुट लगते हैं उसके अंदर वो क्या क्या हैं? वो हैं सीड्स, यानी कि कौन कौन से बीज उसमें चाहिए। फिर हैं फर्टिलाइज़र्स, यानी कौन कौन से उसमें उर्वरक आपको चाहिए। मशीनरी कौन कौन सी लगेगी उसके अंदर, और लेबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरेबल फार्म में, यानी कि जहाँ पे कृषि पद्धति क्या अपनाई जाती है कृषिगत भूमि में। तो सबसे पहले तो यानी कि इनपुट क्या लगाए? इनपुट लगाई हमने मशीनरी, बीज, सीड्स और केमिकल। यानी कि मशीनरी लगाई है, मशीन के रूप में ट्रैक्टर आ सकता है, हार्वेस्टर आ सकता है, कंबाइनर आ सकता है, कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। फिर बीज आएगा और फिर रसायन आएंगे। उसके बाद आपने धीरे धीरे खेती करी तो प्रोसेसेस हुआ प्लगिंग करा है, सोइंग करा है, स्प्रेइंग करा है, यानी कि जुताई करी है आपने ज़मीन की, बुआई करी है, छिड़काव किया है केमिकलों का, जिसके वजह से वहाँ पे कीड़े ना लगें। तो ये प्रक्रम हुआ है। उसके बाद फिर आउटपुट में आपको क्या मिल गई है? आउटपुट में हमको फसल मिल गई है, क्रॉप मिल गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये फिजिकल और ह्यूमन फार्म के क्या इनपुट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, यानी कि भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश की अगर हम बात करें, तो आप समझ सकते हैं इसमें कि देखिए ह्यूमन इनपुट्स क्या हैं। इंसान ने क्या क्या लगाया? इंसान ने केमिकल लगाए हैं, रसायन लगाए हैं, मशीनरी दी है,
लेबर मेहनत तो करी है, श्रम दिया है, भंडारण भी किया है, जब फसल हो जाएगी उसको भंडारण भी करेंगे यानी उनको स्टोर भी करेंगे। ये तो इंसान ने काम किया है। प्रकृति ने एक फसल को उगाने के लिए दो व्यक्तियों का अगर हम कहें तो महत्वपूर्ण रोल होता है। एक तो होता है किसान का, दूसरा होता है प्रकृति का। प्रकृति अपना रोल निभाती है, इंसान या किसान अपना रोल निभाता है। तो किसान ने क्या काम किया, किसान ने फसल लगाई, उस पर रसायन डाले, मशीनरी का इस्तेमाल किया, मेहनत करी, श्रम किया और उसको स्टोर कर लिया। लेकिन इस सब भी काम में जो महत्वपूर्ण भूमिका दूसरी चीज़ निभाती है वो प्रकृति है। तो प्रकृति क्या कर रही है, प्रकृति सूरज की रोशनी दे रही है, सनशाइन आ रही है, तापमान मेंटेन कर रही है, ढलान है वहाँ पे जिससे कि बारिश होए। तो बारिश भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश होगी तो खेतों में फसल आएगी, खेतों को पानी मिलेगा तो फसल उगेगी। और मिट्टी, अब मिट्टी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है किसी भी किसान के लिए, क्योंकि मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं है तो वहाँ पे फसल नहीं हो सकती। हम पढ़ रहे हैं कि आजकल पंजाब में किस तरह से धीरे धीरे जो मिट्टी है वो लवणीय एसिडिक होती जा रही है, सॉल्टी होती जा रही है, एल्कलाइन होती जा रही है। कहीं कहीं पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की मिट्टी होती जा रही है, पानी का बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। तो इसलिए वो मिट्टी जब वहाँ पे ख़राब होती जा रही है तो अब किसानों को यही दिक्कत है कि अगर हम खेती करना भी चाहें तो करें कहाँ, क्योंकि जो हमारे खेत की मिट्टी है वो तो क्या हो रही है, ख़राब होने लगी है। फार्मिंग के अगर हम प्रकार देखें तो क्या क्या टाइप्स हैं फार्मिंग के, तो फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है अलग अलग तरीके से पूरी दुनिया में, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन, यानी कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, जो डिमांड है प्रोड्यूस की कि वहाँ पे कितना प्रोड्यूस चाहिए आपको, लेबर कैसी अवेलेबल है आपके पास, तकनीक की पद्धति कैसे अवेलेबल है आपके पास। इसके वजह से हमने जो फार्मिंग है, खेती है, उसको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। एक तो होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि ऐसी खेती जो सिर्फ आपको जीवित रहने के लिए ज़रूरी है कि यानी कितनी खेती करें जिससे कि आपके परिवार का पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए आपके अनाज पैदा हो जाए, आप उसको खा लें। तो ये सबसिस्टेंस फार्मिंग है। दूसरा आता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में है कि जब आप इतना उगाना चाहें कि आपके घर का काम तो हो ही जाए, साथ साथ आप उसको मार्केट में भी बेचें, या प्रमुख आपका जो उद्देश्य है किसी भी फसल को उगाने का वो कमर्शियली है, यानी कि आप बाज़ार में उसको बेचने के लिए, यानी कि वाणिज्यिक, अगर हम कहें तो वाणिज्यिक खेती आप करना चाह रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इसी तरह की फार्मिंग है। ऑर्गेनिक मैन्योर डलता है, नेचुरल पेस्टिसाइड डलते हैं। अगर हम केमिकल्स नहीं डालते ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, उसकी जगह हम नेचुरल पेस्टिसाइड्स डालते हैं। कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता जिससे कि क्रॉप की ईल्ड जो है उसको बढ़ाई जाए, क्रॉप की जो उत्पादकता है, उसकी जो उपज है उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, यानी कि ऐसी खेती क्या होती है जो सिर्फ खुद के लिए की जाती है जिससे कि अपना भरण पोषण किया जा सके। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली, यानी कि किसान की जो फैमिली है उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, उसके लिए हम जो खेती करते हैं वो कौन सी खेती होती है, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें, जो परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें कोई टेक्नोलॉजी तकनीक का कुछ खास इस्तेमाल नहीं होता है, जो घर के लोग होते हैं वही लेबर प्रोवाइड कर देते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। अब देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो भी अपने आप में दो रूपों में डिवाइड हो जाती है। एक तो होता है इंटेंसिव, यानी कि बहुत गहन आपने उसके अंदर किया है, गहन निर्वाह आप कर रहे हैं, और एक होता है प्रिमिटिव, यानी कि बहुत थोड़ी सी चीज़ें आप इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटेंसिव के अगर हम अंदर देखें तो फार्मर जो है एक छोटा सा लैंड का जो टुकड़ा है उसको कर रहा है, जिसमें टूल्स सिंपल इस्तेमाल होंगे, उसके पास कोई कुछ खास टेक्निक, कोई खास टूल्स नहीं होंगे, लेकिन लेबर बहुत ज़्यादा लग रही होगी। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। अगर मान लेते हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हैं, सूरज की धूप अच्छी आ रही है, पानी की मात्रा अच्छी अवेलेबल है, तो वहाँ पर हम एक से ज़्यादा फसल भी उगा सकते हैं उस खेत पर, उस ज़मीन के टुकड़े पर। तो वहाँ पे हम उसको इंटेंसिव फार्मिंग कहेंगे। राइस जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो चावल यहाँ पे मुख्य एक फसल है जो की जाती है, कई सारे लोग इसको करते हैं। दूसरी क्रॉप जो होती हैं जैसे गेहूँ उगाना है, मक्का है, दाल है, और तिलहन जो फसलें हैं, ऑयल सीड्स हैं, उसकी खेती भी की जाती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो वो प्रेवलेंट है कहाँ पे, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में, यानी कि उन एरियाज़ में जहाँ पर ज़मीन तो बहुत ज़्यादा कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं ऑफ द मानसून रीजन्स, और जो मानसून रीजन है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पर जून से लेके सितंबर तक, या 2022 की अगर हम बात करें तो अक्टूबर के महीने में भी काफ़ी मानसून की बारिश हुई है,
तो जून से लेकर अक्टूबर तक जहाँ पे बारिश होती है साउथ में, साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया में। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है या नोमैडिक हर्डिंग होती है। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या मतलब है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब ये है कि मेरे पास, हम बहुत पुराने ज़माने में चले गए हैं, यानी कि मेरे पास अभी भी कोई परमानेंट ज़मीन नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो कुछ ट्राइबल्स लोग हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, वो जंगल का एक पैच क्लियर करते हैं, वहाँ से जितने भी पेड़ होते हैं, अगर यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, इन सबको काट दिया जाता है, ज़मीन को प्लेन कर दिया जाता है, फिर यहाँ पे फसल उगाई जाती है। कुछ टाइम तक यहाँ पे फसल उगाई जाएगी, जब ये ज़मीन की उत्पादकता ख़त्म हो जाएगी, इस ज़मीन को छोड़ दिया जाएगा और फिर दूसरी जगह जाके दूसरा प्लॉट क्लियर कर दिया जाएगा। तो इस दौरान में यहाँ की जो मिट्टी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो उसकी पावर है, उसकी जो एनर्जी थी, उसको रिवाइव करती है, वापस से इस पे पेड़ उगने, जंगल उगना शुरू हो जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन दी थिकली फॉरेस्टेड एरियाज। तो अमेजन के जंगलों में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, असम, मेघालय, मणिपुर का जो इलाका है, वहाँ पे भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। ये एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बारिश बहुत भारी मात्रा में होती है। जो वेजिटेशन है वहाँ पे, जो हरियाली है, जो वेजिटेशन होता है वो भी बहुत तेज़ी से होता है, क्विक रीजनरेशन होता है। अगर आपने उसको वनस्पति को देखें तो वनस्पति जो है त्वरित उत्थान के ये क्षेत्र हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक प्लॉट को क्लियर करा जाता है, ज़मीन के टुकड़े को, पेड़ गिरा दिए जाते हैं, ज़मीन को आग लगा दी जाती है, जिससे कि वहाँ पर खेती की जा सके। एशिस को, जो वहाँ पे राख होती है, उसको मिट्टी से मिला दिया जाता है, और वहाँ पे मेज़, यम, पोटैटो, कसावा, ऐसी कुछ फसलें हैं, आलू वगैरह की जो फसलें हैं वो वहाँ पे की जाती हैं। फिर जब मिट्टी जो है कुछ समय बाद अपनी फर्टिलिटी लूज़ करती है, तो ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है, और जो कल्टीवेटर थे वो किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, कि वहाँ पे पेड़ों को काटो, स्लैश करो और उसमें आग लगा दो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग जगहों पे दुनिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में भी अगर हम देखें तो भारत में भी अलग अलग राज्यों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि झूम खेती कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट भारत में, मिल्पा इसी को कहा जाता है मैक्सिको में, रोका कहा जाता है ब्राज़ील में, मलेशिया के अंदर लडांग कहा जाता है। नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब ये होता है कि नोमैड का मतलब होता है जो पर्सन कहीं पर भी टिक कर ना रहे, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहे, घुमंतू नेचर का हो। और हर्डिंग का मतलब ये होता है कि जो जानवरों को चरा रहा है, कभी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी से तीसरी जगह जाएगा। तो नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस की जाती है जो बहुत ही सूखे इलाके होते हैं, सेमी एरिड या एरिड रीजन्स होते हैं, जैसे कि सहारा रेगिस्तान में, सेंट्रल एशिया के देशों में, भारत के कुछ हिस्सों में जैसे कि राजस्थान में, और जम्मू कश्मीर या लद्दाख के जो इलाके हैं वहाँ पर भी इसको देखा जाता है। तो इस तरह की जो फार्मिंग है, हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे जो हर्ड्समैन हैं यानी कि जो चराहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं अपने जानवरों के साथ, किसकी खोज में, खाने की खोज में, पानी की खोज में। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स एंड टेरेन। तो जो क्लाइमेटिक दिक्कतें आती हैं, मान लेते हैं लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख के ऊपरी के क्षेत्रों में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो लोग नीचे उतर के आ जाएंगे, लद्दाख के निचले इलाकों में आ जाएंगे जहाँ पे ऊपर के मुकाबले थोड़ी सी कम ठंड होगी। शीप है, कैमल है, याक, गोट्स, ये सब मोस्ट कॉमनली रियर्ड होती हैं यहाँ पे। मोस्ट कॉमनली इनको चराया जाता है यहाँ पे। अब वो दूध प्रोवाइड करती हैं, मीट मिलता है, वूल मिलती है, ऊन मिलती है, उनकी स्किन आती है, और दूसरी कई सारी चीज़ें हैं जो वो और उनके जो परिवारजन हैं जो वहाँ पे उनको चरा रहे होते हैं, वो उससे मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि वाणिज्यिक खेती की अगर हम बात करें तो वाणिज्यिक खेती हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। कोई भी इसमें आपको डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, इस सब के बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे कि सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।